आज का टॉपिक है द सुप्रीम कोर्ट। ये वैरी करता है आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक। इस सुप्रीम कोर्ट में देखिए, एक जज के बारे में सारा इंफॉर्मेशन जो सुप्रीम कोर्ट का है वो 124 में दिया हुआ है। डिफरेंट क्लॉजेस है, बट अपने लिए वो सारे क्लॉजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल का प्रोविजन, कि इन आर्टिकल्स में बोला क्या है। मैं एक एक करके आर्टिकल के बारे में बोलता चलूंगा, बट अपने लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आर्टिकल 124 में बोला गया है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जब इस्टेब्लिशमेंट की बारी आ रही है तो दो तीन क्वेश्चन इसके बैकग्राउंड से आ जाएगा। एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और कुछ कंफ्यूजन है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट शुरू कहां से होता है? सबसे पहले द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा was established in 1774 by the regulating एक्ट 1773। एक सेकंड ना। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करना कि सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा बोला गया है, और दूसरा एक क्वेश्चन आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये नोट कर लेना, दो अलग अलग क्वेश्चन है, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। इससे नोटिस कर लेना, क्योंकि अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि जब आपको एट कैलकाटा पूछेगा तो वहां पर या नॉर्मल बोल दिया सुप्रीम कोर्ट कब होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा कि 73 में हुआ या 74 में हुआ है। 73 में प्रोविजन हुआ था, 74 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ये एक्चुअली हुआ था एट फोर्ट विलियम जो प्रेजेंट डे फोर्ट विलियम है, ये वाला नहीं था। इसके पहले का एक किला था फोर्ट विलियम, आज तो मॉडिफाई करके बनाया गया था इसको। उसी में एक छोटा सा हॉल था जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा गया था। आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये स्टैब्लिश्ड हुआ था ऑन 28 जनवरी 1950 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक कारण है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसलिए जरूरी है बोलना क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का प्रोविजन दिया था उसी को हम आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। ऐसा नहीं है, वहां से सोर्स मिला था, बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया था। इसका फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप बहुत ज्यादा समझ सकते हैं तो सिर्फ ये कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एक ब्लूप्रिंट था उसका, बट ये दोनों क्वाइट डिफरेंट है। तो अपने सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन ये हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में जब बना तो सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन की बात आई। ये कॉम्पोजिशन बोला गया, जो ओरिजिनली बोला गया 1+7, दैट इज ये 1 है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जजेस है। तो टोटल स्ट्रेंथ ओरिजिनल ओरिजिनली या इनिशियली सुप्रीम कोर्ट का एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट ये स्ट्रेंथ है 1+33। तो अब ये क्वेश्चन बहुत से तरीके से पूछ सकता है कि इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्ट्रेंथ कितना है, एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्ट्रेंथ कितना है, ये टोटल स्ट्रेंथ कितना है। अकॉर्डिंगली आप आंसर दे लेना है यहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो नंबर ऑफ जजेस चेंज हुआ है इसका राइट किसके पास है? ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है, ये मॉडिफिकेशन का राइट किसका है, किसके पास है? मॉडिफिकेशन का राइट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट को अमेंड करता रहता है, और ये अमेंडमेंट होता होता अभी तक 34 में आके रुका हुआ है। एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 99th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें एनजेएसी का एक प्रोविजन आया था। हाउ एवर अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी नहीं दिखाई है। एनजेएसी एक 6 मेंबर की बॉडी हुआ करती थी। सिर्फ आपको इतना याद रखना है अभी कि एनजेएसी एक कमीशन है जो 99th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए बनाया गया था अंडर आर्टिकल 124A, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एंड इट इज 99th
अमेंडमेंट। ठीक है, ये हुआ था 2016 में, सॉरी 99 था ना, 2000 ये हुआ था 2014 में। कुछ प्रॉब्लम्स रही, वो प्रॉब्लम मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट उन प्रॉब्लम को दिखाकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इससे इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी को खतरा है, इसलिए हम इसको अभी एप्लीकेबल होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं जब तक उसमें वो डाउट या वो जो ऑब्जेक्शन है उसको ठीक ना किया जाए। ये क्या है, या इंडिपेंडेंसी क्या है, ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। अगला, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो रहे हैं तो आपका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट होगा प्रेसिडेंट से। अपॉइंटमेंट एज वेल एज रिमूवल, ये दोनों कौन करेगा इनका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट भी करेगा और रिमूवल भी करेगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि अमेंडमेंट किया गया है, तो उसमें अभी भी आप पढ़ेंगे तो एनजेएसी का रिकमेंडेशन के बारे में बात कही गई है। अगर आप उसको नहीं भी बोलते तो एग्जाम में वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको वो आएगा नहीं। दूसरा है कि अगर आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है तो आपका टर्म कितने दिनों का होगा? तो कहा गया टर्म कितने दिनों का नहीं है, जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आप चलाते रहेंगे। एज ऑफ सुपर एनुएशन क्या है? सुपर एनुएशन का मतलब होता है रिटायरमेंट। एज ऑफ सुपर एनुएशन ये है 65 ईयर्स। जब तक आप 65 ईयर के नहीं होते आप सुप्रीम कोर्ट में काम करते रह सकते हैं ना। सीनियोरिटी कैसे होती है? जो सुप्रीम कोर्ट में पहले एंटर किया वो पहले सीनियर बनेगा, एज नहीं देखा जाएगा उसका, टाइम स्पेंड इन सुप्रीम कोर्ट ये देखा जाएगा। जब आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है तो आपके लिए एक क्वालिफिकेशन भी चाहिए या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे किसी को भी बैठते हुए देखना चाहते हैं तो उसको पहले इंडियन होना जरूरी है, एक नंबर। और 2 नंबर में 3 कंडीशन है, ईदर ऑफ द थ्री अगर होता है तो चलेगा। नंबर 1, अ जज इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। एक हाई कोर्ट हो या एक से ज्यादा हाई कोर्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, 5 साल मिनिमम आप जज रहे। जज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आ जाता है, तो आप एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। ये ना हुआ तो आप एक एडवोकेट होंगे हाई कोर्ट में या सेवरल हाई कोर्ट में फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। और ये भी ना हुआ तो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द आई ऑफ द प्रेसिडेंट, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। कि प्रेसिडेंट की नजर में आप एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट है, लॉ के अच्छे जानकार है। ऐसे बड़े बड़े लॉयर्स जो होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो होते हैं उनको चाहे तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है, इस तरह से एलिजिबल होंगे। इन तीनों में कोई भी एक, और ओवरऑल ये 2 कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए अपॉइंटेड है। जब हम टर्म की बात करते हैं तो ये अपॉइंटमेंट के साथ रिमूवल भी आया था। टर्म कंप्लीट होगा 65 ईयर्स की एज में। क्या इसके पहले उसके ऑफिस से उसको निकाला जा सकता है या उसको रिमूव किया जा सकता है? कहा गया यस, इसको रिमूव किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे। और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर उस वक्त पास होगा जब दोनों हाउसेस से एक इसके ऑफिस से निकाले जाने के लिए एक मोशन, जिसको इम्पीचमेंट हम लोग आम वर्ड में बोलते हैं, इम्पीचमेंट किया जाएगा दोनों हाउसेस से, उस इम्पीचमेंट को पास करा दिया जाएगा। तो ये इम्पीचमेंट होगा कैसे? रिमूवल। देखिए, इनिशिएशन तो कहीं से हो सकता है, इधर हाउस से। ठीक है, अगर लोकसभा से हो रहा है, अगर लोकसभा से हो रहा है तो मिनिमम 100 MPs। और अगर राज्यसभा से हो रहा है तो मिनिमम 50 MPs। अगर लोकसभा से हो रहा है तो 100 MP और राज्यसभा से हो रहा है तो 50 MP। ये अगर
एक समझिए कंप्लेन है, उस कंप्लेन की चीज साइन करते हैं तभी इस कंप्लेन को कंसीडर किया जाएगा, इससे बात चलेगी। किस बेसिस पे? चार्जेस क्या होगा? चार्जेस दो में से कोई एक, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इन दोनों में से कोई एक, ये दोनों ही हुआ तो इनफ है किसी भी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में एक रिमूवल मोशन इनिशिएट करना। अगर लोकसभा से हो रहा है तो 100 मेंबर्स का साइन लगेगा या सपोर्ट लगेगा, राज्यसभा से हो रहा है तो 50 मेंबर्स का साइन या सपोर्ट लगेगा। जैसे ही ये हाउस में कंसीडर हो गया, ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, एक इन हाउस कमेटी बनेगी जिसमें एक मेंबर खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 3 मेंबर की एक कमेटी बनेगी। ये अपना जो भी इनका ऑब्जर्वेशन है इस कंप्लेंट के अगेंस्ट में, वो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर चेयरमैन या स्पीकर एज द केस भी उसको सबमिट करेगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अकॉर्डिंगली उस रिपोर्ट को हाउस में आ, सबके सामने प्रोड्यूस करेगा और उसके ऊपर आम बहस होगी और वोटिंग होगी। अगर वोटिंग स्पेशल मेजोरिटी के जरिए ये साबित कर दे या ये पास कर दे कि ये जज गलत किया है, इसको निकाला जाना चाहिए, दोनों हाउसेस से अगर स्पेशल मेजोरिटी पास हो जाए, सेम सेशन में पास हो जाए, तो प्रेसिडेंट के पास मैटर जाएगा और प्रेसिडेंट फिर उसको रिमूव कर देगा। किसी एक और टर्म मिलेगा, जब भी कोई अपने ऑफिस में एंटर करता है तो ओथ का एक सेरेमनी हो रहा है। ये ओथ एडमिनिस्टर कौन करेगा? एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, या तो प्रेसिडेंट खुद करेगा या कोई भी वो आदमी जिसको प्रेसिडेंट इस काम के लिए अपॉइंट करता है, ठीक है? तो इन दोनों में से कोई भी एक रहेगा, चल जाएगा, क्योंकि वो आदमी प्रेसिडेंट के नाम पे ओथ दिला रहा है, तो प्रेसिडेंट को या कोई भी ऐसा आदमी को ये पावर मिल जा रहा है जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है ओथ दिलाने के लिए, कि वो जजेस का ओथ दिला दे, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या कोई भी जज हो। और एक चीज कहा गया है कि आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन में प्ले वर्ड यूज किया गया है, हम लोग इसको ऐसे बोल रहे हैं, प्रैक्टिस करना, कि आप किसी भी कोर्ट में और प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मतलब केस लड़ नहीं सकते किसी का भी आफ्टर रिटायरमेंट, बिकॉज आप हाईएस्ट कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो अब इस कोर्ट में भी आप रिटायर, जिस कोर्ट से आप रिटायर किए वहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट एक ही है। तो बाकी जितने भी कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट से लोअर हैं, इसलिए आप कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया।